नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन मध्य प्रदेश और दूरदर्शन मध्य प्रदेश के सौजन्य से कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तपस्या। दर्शकों, जैसे कि हम जानते हैं हमारा कार्यक्रम सजीव फोन इन है, यानी कि आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से। और जो टेलीफोन नंबर्स हैं लगातार हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, उन नंबर को आप नोट कर लीजिए। बहुत आसान तरीका है हमसे जुड़ने का, और जो भी हम चर्चा आज करेंगे आज के दिन में वो बहुत खास होने वाली है, यानी कि लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपको बताना चाहते हैं कि नमस्कार एमपी जो हमारा कार्यक्रम है वो सोमवार से लेकर शनिवार तक आपके बीच में हम लेकर आते हैं 12 से 1 बजे तक। और इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज जो हम चर्चा करेंगे वो बहुत खास है, क्योंकि 2023 में अगर सबकी नज़र टिकी हुई थी तो वो थी बजट पर। अगर बजट के ऊपर बात करनी है तो छोटी छोटी बचत कितनी कारगर होगी ये जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस पर हम ज़रूर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम सीधे चलते हैं और आपको बताते हैं आज की तिथि। आज की तिथि विक्रम संवत 2079, माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। दिन है गुरुवार, तारीख है 9 फरवरी 2023। इसी के साथ में हम जानते हैं कि अगर हम पुराने पन्नों को पीछे पलटते हैं तो नज़र जाती है इतिहास पर, यानी कि इतिहास बहुत खास होता है, उसको जानना बहुत खास होता है, क्योंकि जब तक हम इतिहास पर नज़र नहीं डालेंगे हम उस संघर्ष को, उस परिवर्तन को नहीं जान पाएंगे जो कुछ खास हुआ था। इसी के साथ में वक्त हो गया है, नज़र डालते हैं इतिहास पे आज के दिन क्या कुछ खास है। 1931 की अगर मैं बात करूं, आज ही के दिन भारत में पहली बार किसी व्यक्ति के सम्मान में चित्र समेत डाक टिकट जारी किया गया था। आज ही के दिन अगर हम बात करते हैं तो 1951 में स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना करने के लिए सूची बनाने का कार्य शुरू किया गया था। 2010 भारत सरकार ने बीटी बैंगन की व्यावसायिक खेती पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगाई थी। बहुत खास कुछ घटित घटनाएं जो थीं आज के दिन जो हुई थी वो हमने आपके सामने पेश की। इसी के साथ में हम जानते हैं कि जो हमारे विचार होते हैं वो हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि हमेशा अच्छा सोचिए। जब हम सुबह की शुरुआत करते हैं तो कहते हैं कि कोट पे ध्यान दीजिए। इसी के साथ में आपने शायद ध्यान दिया होगा, जब भी हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो सबसे पहले अच्छे विचारों की ही शुरुआत होती है। आज के विचार से ही न्यूज़पेपर की शुरुआत होती है, लेकिन कई बार हम उन मुद्दों पे देखने लगते हैं जो हमें नहीं देखना चाहिए। लेकिन हम आपको हमारे कार्यक्रम में एक विचार के साथ में पेश करने वाले हैं जो कि स्वामी विवेकानंद जी क्या कुछ खास कहते हैं। सोच भले ही नई रखो मगर संस्कार हमेशा पुराने होने चाहिए। कितनी अच्छी बात बोली है स्वामी विवेकानंद जी ने कि हमेशा अपनी सोच में तो हमें नयापन लाना चाहिए, लेकिन हमें अपने संस्कार को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वही होते हैं जो हमारी सोच में भी बेहतर परिवर्तन करके लाते हैं। इसी के साथ में मैं आगे बढ़ती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम बहुत खास विषय पर आज चर्चा करने वाले हैं और इसी के साथ में खास एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि 2023 में बजट आया तो बहुत सारी चुनौतियां भी सामने आती हैं, लेकिन अगर मैं बात करती हूँ कि छोटी छोटी बचत कर अगर हम अपने उस बजट को मेंटेन करते हैं तो क्या वो कारगर होगा, इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे बीच में हेमंत जैन जी हैं जो जुड़ेंगे, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं सीनियर, और इसी के साथ में एक गृहिणी के लिए कितना खास होता है बजट। तो इसके लिए चर्चा करने के लिए हमारे बीच में श्रीमती किरण पुरस्वानी जी जुड़ी हुई हैं। हम आप दोनों का स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम नमस्कार। जैसे कि हेमंत जी, हाल ही में जब बजट पेश किया गया, क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो ज़्यादा आपकी नज़र टेलीविज़न पे रही होगी उस समय पे, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि पिछले के अपेक्षा अगर 2022 की मैं बात करती हूँ और अभी की मैं बात करती हूँ तो आपको क्या समानता उसमें नज़र आया है कि जो अंतर है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हम अगर पुराने बजट और इस बजट को कंपेयर करते हैं, हाँ जी, तो हम पाते हैं कि सरकार ने जो पिछले बजट की विसंगतियां थीं उनको कम करने की कोशिश किया है। पिछले बजट में जब हम देखते हैं कि नई कर प्रणाली में एग्जिबिशन लिमिट सरकार ने तय की थी वो 5 लाख रुपए थी, जिसको इस बार बढ़ाकर सरकार ने 7 लाख रुपए कर दिए। बेसिकली विसंगति क्या थी, देखिए उसमें कि सरकार ने जो 5 लाख रुपए की एग्जिबिशन पुरानी कर प्रणाली में भी दी थी और नई कर प्रणाली में भी दी थी, तो जो लोग 7 लाख रुपए इनकम अर्न कर रहे थे वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते हुए सरकार को पूरा टैक्स दे दिया करते थे। अब वो 2 लाख रुपए की छूट होने के बाद नई कर प्रणाली और पुरानी कर प्रणाली एट पार आ गई है। दूसरी विसंगति जो हमारे पुराने बजट में थी कि हमारे जो वेतनभोगी कर्मचारी थे एज वेल एज जो पेंशनर्स थे उन लोगों को स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट नहीं मिला करती थी, परंतु नए बजट में हमारे वेतनभोगी कर्मचारी, पेंशनर्स एज वेल एज फैमिली पेंशनर्स को भी स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट दे दी गई। तो बड़ा
स्वागत योग्य बजट सरकार ने इस बार पेश किया है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ में 2023 की शुरुआत और बजट बहुत खास रहा। इसी के साथ में लेकिन दर्शकों, जो गृहिणी होती है ना, उसके लिए ग्लोबली क्या अर्थव्यवस्था है वो मायने नहीं रखता। बड़ी स्वार्थी होते हैं हम लोग, अपने घर की अर्थव्यवस्था पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो जब बजट पेश होता है तो हम ये देखते हैं कि हमारे कहाँ बचत होने वाली है, क्योंकि हमें मतलब नहीं है, हमको तो वही छोटी छोटी बचत करके ही अपना कारवा आगे बढ़ाना होता है। तो इसी के साथ में हमारे साथ जुड़ी हैं श्रीमती किरण जी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब बजट आया होगा तो नेचुरली हर कोई ध्यान देता है, तो आप जब उसको सुन रहे थे, देख रहे थे, तो आपके मन में क्या चल रहा था कि क्या होना चाहिए, किस तरीके का बजट होना चाहिए? जो अभी बजट रिसेंटली पास हुआ है उससे एक गृहिणी थोड़ी नॉट, मतलब मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत खुश है, बट हाँ मतलब जैसे अब गोल्ड तो वैसे ही दिनों दिन बढ़ ही रहा है, बट इस बार सिल्वर पर भी छूट नहीं है। तो पता नहीं, बट हाँ आर्टिफिशियल ज्वेलरी को लेकर जो सबसे क्रेज़ रहता है एज अ लेडी, उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। प्लस जो हम किचन में ज़्यादा रहते हैं, तो चिमनी को ले लीजिए, चिमनी अब एक छोटी सी चीज़ नहीं है, घर घर में होनी भी ज़रूरी, वो उसको लेकर भी इस बार तो ये है कि बजट कहीं ना कहीं हमारे लिए इट्स नॉट वेलकमिंग। द थिंग इज़ कि इसको थोड़ा और बेहतर बनाया जा सकता था, एज सच मेरा कंसर्न यही है। बिल्कुल, एक गृहिणी के तौर पे वो अपने ही बचत पर ध्यान देती है कि हम कहाँ अपने पैसों को बचा सकते हैं और वापस उन्हीं डिब्बों में रख सकते हैं, जो हमेशा हम अपनी मम्मियों को, दादी नानी को देखते थे कि शक्कर के डिब्बे में और चावल के डिब्बे में देखा जाता था, और फिर हम जब ज़रूरत पड़ती थी अल्टीमेटली हम घर को ही दिया करते थे। लेकिन नेचुरली वो हैबिट हमेशा हर एक महिला के उसमें होती है। ग्लोबली अगर बात की जाए, अगर मैं बात करती हूँ उस अर्थव्यवस्था की जहाँ पे जो बजट पेश किया गया है, उसमें क्या, अगर मैं आयकर प्रावधानों को लेकर बात करती हूँ सर, तो आम जनता के लिए आपको क्या लगता है कि ओवरऑल आम जनता के लिए कितना वो लाभकारी है? देखिए, अगर हम इस बजट को देखें तो हमारी आयकर की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया है। अगर हम देखें तो मध्यम वर्गीय जो हमारे करदाता हैं, उनकी आय का जो रेंज होता है वो लगभग 5 से 10 लाख रुपए होता है। तो मुझे लगता है कि जो सरकार ने आयकर की सीमा 7 लाख रुपए कर दी, उससे काफ़ी सारे मध्यम वर्गीय जो अभी कर सरकार को भुगतान किया करते थे, वो इस दायरे से बाहर हो जाएंगे। तो मेरा हमारे दर्शकों को सुझाव हमेशा यही है कि ऐसे इनकम ग्रुप जो 7 लाख रुपए तक हैं, वो नई कर प्रणाली के आधार पर अपना रिटर्न फाइल करें और अपनी टैक्स को एग्जिम्प्ट करें। दूसरा मेरा कहना है, जो आपने प्रश्न किया कि नए बजट हमारे देश के लिए कैसे कारगर होगा या ग्लोबल इकोनॉमी में हम इसको कैसे देखते हैं। करेक्ट। तो आप अगर ग्लोबल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारी सरकार ने जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो लगभग 6%, 5.9% तक रखने का प्रोविज़न इस बजट में रखा है। एज वेल एज हम अगर अपने विकासशील और विकसित देशों को अपने इंडिया के बजट से कंपेयर करें तो हमारी जो इकोनॉमी है वो हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में अगर आप जीडीपी देखें तो भारत की जीडीपी लगभग 7% प्रोजेक्टेड की गई है इस बजट में। तो मुझे लगता है कि निर्मला सीतारमण बहुत अच्छा होमवर्क अपना कर रही हैं और बजट को बहुत अच्छे से हमारी देश की जनता के सामने पेश कर रही हैं। बिल्कुल, जैसे कि हम जानते हैं हेमंत जी कि ज़्यादातर अगर हम लोग अपने भारत की ही बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा हम लोग विश्वास करते हैं इन्वेस्टमेंट पे। अगर मैं बात करती हूँ इन्वेस्टमेंट के परिप्रेक्ष्य में, तो क्या ये बजट बहुत कारगर है या बहुत खुशखबरी लेकर आया है लोगों के लिए? देखिए, हमारे निवेशक की तरफ जो हम देखते हैं, निवेशक पोर्टफोलियो को देखते हैं, तो हमारे यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो एज ग्रुप है वो है सीनियर सिटीजन। करेक्ट। आप इस बजट में जब देखेंगे कि सीनियर सिटीजन्स के लिए जो पहले सीनियर सिटीजन स्कीम की जो लिमिट थी वो 15 लाख रुपए थी, और हमारे सीनियर सिटीजन सबसे ज़्यादा कंसर्न हैं उनकी फंड की सिक्योरिटी को लेकर एज वेल एज रिटर्न को लेकर। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि हमारी जो महंगाई बढ़ रही है, उस महंगाई को मीट आउट करने के लिए हमको चाहिए कि हमारे रिटर्न्स बहुत अच्छे हों और सिक्योर हों। तो सरकार ने इस बजट में हमारे सीनियर सिटीजन्स को एक गिफ्ट दिया है, जो 15 लाख रुपए की सीलिंग अभी तक अपर लिमिट तय किया गया था सीनियर सिटीजन अकाउंट में, उसको बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया है।
ना केवल इतना, आप अगर देखेंगे एक और स्कीम है हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए या आम जनता के लिए भी, जो MIS में इन्वेस्टमेंट किया करते थे, जिसको हम मंथली इनकम स्कीम बोलते हैं। ये जो मंथली इनकम स्कीम है, देखिए इसमें भी लिमिट पहले अपर सीलिंग 4.5 लाख रुपए की थी अगर हम सिंगल अकाउंट ओपन करते हैं। इसको भी सरकार ने बढ़ाकर इस बजट में 9 लाख रुपए कर दिया है। और अगर यही ज्वाइंट अकाउंट होता है तो ज्वाइंट अकाउंट में पहले ये सीलिंग 9 लाख रुपीज़ की थी, जिसको बढ़ाकर 15 लाख कर दिया है। तो डेफिनेटली हमारे सीनियर सिटीजन के लिए इस लिमिट को बढ़ाना उनके लिए लाभकारी होगा और उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न विद सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट के साथ प्राप्त होगा। बिल्कुल, सिक्योरिटी यहाँ पे ध्यान में रखी गई है। और इसी के साथ में हमारे कॉलर जुड़ गए हैं, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं नंद स्वरूप मिश्रा जी। हम आपका स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में, प्रश्न कीजिए। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी में। मैं शुरू में यही सुना करता था कि गाई गाई जोड़ने से पहाड़ बनता है और गाई गाई खर्च करने से नदी नाला बन जाते हैं। तो ऐसी दशा में आज के प्रदेश में ये बचत करने के लिए, छोटी छोटी बचत करने के लिए कौन सी उम्र होनी चाहिए, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, किस क्षेत्र में जाना चाहिए? वाह, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है कि कौन सी उम्र से, जैसे हम आज चर्चा भी कर रहे हैं कि छोटी छोटी बचत से ही हम क्या हासिल कर सकते हैं, तो क्या उम्र से हमें करना चाहिए? क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग उस उम्र को पार करते फिर हमें लगता है हमने कोई सेविंग ही नहीं करी है। तो मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी। तो सबसे पहले हेमंत जी, मैं आपसे जाऊँगी एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव से कि कौन सी उम्र और किस तरीके से हमको करना चाहिए। मिश्रा जी, बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं बताना चाहूँगा कि निवेश की कोई उम्र नहीं होती। निवेश के लिए मैं तो चाहता हूँ कि जो बच्चे 18 साल की उम्र पूरी कर लेते हैं तब से छोटी छोटी बचत, चाहे वो पिताजी से पॉकेट मनी के रूप में पैसा प्राप्त हुआ हो या रिश्तेदारों से गिफ्ट के रूप में पैसा प्राप्त हुआ हो, आप छोटी छोटी बचत को RD के माध्यम से, फिक्स डिपॉजिट के माध्यम से, अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो सीनियर सिटीज़न के माध्यम से, बल्कि सरकार ने इस बार महिला और चाइल्ड गर्ल के लिए भी एक नई स्कीम लॉन्च की है, जिसको हमने महिला समृद्धि सेविंग सर्टिफिकेट के नाम से लॉन्च किया है, जिसमें सरकार ने 2 लाख रुपए तक की छोटी बचत को प्रोत्साहित करने के लिए इस बजट को इस स्कीम को लॉन्च किया है, जिसमें 7.5% का रिटर्न हमको मिलेगा और 2 साल का टर्म इसके लिए तय किया गया है। और इसमें एक और खासियत है कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप आंशिक विड्रॉल भी पहले कर सकते हैं। इस पे हम ज़रूर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे कि यहाँ पे नंद स्वरूप जी पूछ रहे हैं कि छोटी छोटी बचत, तो आपको क्या लगता है कि, क्योंकि आप घर में भी हम देखते हैं कि बच्चे हैं और आप लोग भी जब हम देखते हैं कि हमारे भी कुछ कुछ बचत होनी चाहिए, आपको कब रियलाइज़ होता है कि हमने बहुत समय गंवा दिया, बचत नहीं करी, ऐसा कुछ होता है, तो हमें कब से करना चाहिए? एक गृहिणी के तौर पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए तपस्या जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एक गृहिणी जैसे ही एक मतलब उस पर भार आ जाता है एक घर संभालने का, वहीं कहीं ना कहीं उसके मन में सेविंग्स तो आ ही जाती है। और ये है कि शुरुआत ही एग्जैक्टली तब ही शुरुआत होती है सेविंग्स के। हमारे जैसे बड़े बूढ़े जो हमारे दादी नानी, उनके लिए गोल्ड जो था वो सबसे बेस्ट एज अ सेवर्स वो बोलते थे। और बाकी थोड़ी चिल्लर हो गई, कुछ हो गया, वो जैसे आपने बताया कि छोटे डब्बों में और चावल में, तो कहीं ना कहीं वहाँ से ये रीत चली आ रही है। और एग्जैक्टली जैसे उन लोगों ने सेव किया तब आज हमारे पास उनका दिया हुआ काफ़ी कुछ। तो हम भी यही चाहेंगे कि हमारी आगे वाली पीढ़ी जो है उसके लिए हम कैसे सेव करें। है तो बहुत मुश्किल, क्योंकि 21वीं सदी में एक अपने बजट को लेकर एक गृहिणी बहुत कुछ सेव नहीं कर सकती। जहाँ तक कि गवर्नमेंट का जो प्रोत्साहन है, यहाँ जैसे मैं आपको बता ही रही थी कि जैसे गोल्ड और सिल्वर अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी पर भी तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि हाँ, हो सकता है हम थोड़ी ट्रैवलिंग पर बचत कर सकते हैं, कहीं हम हो सकता है थोड़ा कल्चरल एक्टिविटीज़, हमारे यहाँ जैसे एज अ हिंदू फैमिली कल्चरल एक्टिविटीज़ बहुत होती हैं, उनको थोड़ा कर्ब कर सकते हैं, वो हम सेव कर सकते हैं। प्लस बच्चे बच्चों को क्या आप टिप्स देना चाहेंगी? हाँ, कि क्योंकि अब बच्चों को हम पॉकेट मनी देते हैं, वो खर्चे के लिए देते हैं, पर सेविंग की हम कोई बात नहीं करते हैं, तो क्या वो आदत वही उम्र होती है सेविंग करने की जो हम उनमें डाल सकते हैं? एक्चुअली जैसे बाहर के देशों में तो 16 साल से ही बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं एंड बहुत ईज़िली उनको पता रहता है कि हमको एज अ चाइल्ड, मतलब वहाँ तो 14, 15, 16 में ही काफ़ी कुछ ये लोग इंडिपेंडेंसी हो ही जाती है। पर यहाँ इंडिया में
ऐसा नहीं है, डिपेंडेंसी बहुत है पेरेंट्स के। तो एक लीगेसी जो होती है पेरेंट्स की बच्चों में जाती है, ये यहाँ का थोड़ा ऐसी ही रीत है। पर हाँ, आज बच्चे बहुत पढ़ लिख कर बड़े तो हो ही रहे हैं, पर उनमें ये धारणा ज़रूर डालना चाहिए, एक छोटा सा आप उन पे भार ज़रूर डालें कि बेटा अगर आपको मैं ये दे रहा हूँ और इतना है, तो उसमें से कुछ आप सेविंग्स सच ऐसे करो कि आगे जाके आपको परेशानी ना हो। तो आज तक हमने तो सेव किया ही है, पर आगे आप भी उसमें से भले 1%, मतलब वॉट एवर यू हैव, जस्ट एक सेट बना लें कि 1% हमको सेव करना है। हाँ। तो बहुत इजी है। बिल्कुल, और कहा भी जाता है ना कि जब हम आदत अभी से डालते हैं तभी वो हमारे बड़े में होने पे भी, जब हम बड़े बड़े सेविंग की बात करते हैं तभी हम उस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली ले पाते हैं। exactly. और इसी के साथ में मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ कि जो अगर सीनियर सिटीज़न की मैं बात करती हूँ, बुज़ुर्गों की मैं बात करती हूँ, तो उनके लिए विस्तार से मैं जानूँगी कि क्या कुछ लाभ इस बार मिलने वाला है उनको। देखिए, अभी हमने चर्चा की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए बड़ी लाभकारी योजना है। आप देखेंगे कि 100% सिक्योर्ड है, गवर्नमेंट की स्कीम है। आप इसको स्टेट बैंक में या किसी पोस्ट ऑफिस में इस अकाउंट को खोल सकते हैं और विदाउट एनी फियर कि हमारा पैसा डूब जाएगा। और रिटर्न्स की बात है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले समय में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत डाउन हो गए थे, लगभग 5-6% के रिटर्न रह गए थे और हमारे सीनियर सिटीजन के पास कोई अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती है। तो सीनियर सिटीजन का जो लिमिट बढ़ाना है, ये रियली सराहनीय कार्य है। इसके अलावा भी आप देखेंगे तो हमारे यहाँ जो कर्मचारी अब रिटायर होने वाले हैं, जो 60 साल की उम्र पूरी करने वाले हैं, इस बार सरकार ने उनके लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया है। लिव इन कैशमेंट की जो मेरी एग्जामिशन लिमिट अभी 3 लाख रुपया थी, उसको बढ़ाकर सरकार ने 25 लाख रुपीस तक पहुंचा दी है। और अगर हम इसको टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 22 लाख का एग्जामिशन को बढ़ाना लगभग 7 लाख रुपए की टैक्स सेविंग को दिखाता है। तो हमारे सीनियर सिटीजन के लिए सरकार काफ़ी कुछ प्रयास कर रही है और सराहनीय प्रयास हमको दिख रहे हैं। बिल्कुल। इसी के साथ में एक चीज़ और बहुत ख़ास देखी गई है कि टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है कि उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बजटिंग करके उसको और एनहांस करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो उसको लेकर आप क्या बताना चाहते हैं? देखिए, पूरी दुनिया डिजिटलाइज करने की बात कर रही है, तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार ने जो प्रोजेक्ट उठाया जिसको हम डिजिटल इंडिया के नाम से जानते हैं, तो सरकार कोशिश कर रही है कि जितना काम अभी हम लोग मैन्युअली कर रहे हैं उसको डिजिटलाइज किया जाए। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा कि सरकार ने इस बजट में पहली बार एक प्लेटफॉर्म की बात किया है जहाँ पर वो KYC को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की बात कर रहे हैं। अगर आप अपना कोई आधार कार्ड भी अपडेट कराना चाहते हैं तो पहले क्या होता था कि हमको आधार कार्ड के बाद पैन कार्ड ठीक कराना पड़ता था, हमको पासपोर्ट ठीक कराना पड़ता था, हमको वोटर ID ठीक कराना पड़ता था। लेकिन सरकार इस बजट में एक प्लेटफॉर्म की बात कर रही है कि हम अगर एक जगह भी अपना KYC अपडेट कराते हैं तो बाकी सारे पेपर्स में हमारे KYC ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। ना केवल इतना, देखिए, इसके अलावा भी हमारे जो व्यापारी भाई बहन हैं उनके लिए भी सरकार ने एक नई बात इस बजट में पेश की है कि हम पैन कार्ड को यूनिक ID बना देंगे। आपको जहाँ जहाँ भी बिजनेस में अप्लाई करना है तो आपको अलग अलग आइडेंटिफिकेशन सरकार के पास अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप यूनिक पैन जो हमारा होगा उसी के आधार पर आपका आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। तो सरकार ने काफ़ी कोशिश किया डिजिटलाइज करने की। इसके अलावा सरकार स्टार्टअप्स को भी प्रमोट कर रही है कि जो हमारे यहाँ पर मैन्युअली वर्क होते हैं, सरकार नए लोगों को आगे आह्वान कर रही है कि इसको डिजिटलाइज किया जाए, स्टार्टअप तैयार किया जाए और कंप्यूटर में कन्वर्ट किया जाए। तो IT को सरकार काफ़ी प्रमोट कर रही है। अगर मैं पासपोर्ट का भी, हमने सुना था कि पासपोर्ट भी शायद उसी के साथ में आधार के साथ में लिंक कर दिया जाएगा। और इसी के साथ में मैं ये भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने कहीं पे डिस्कशन हो रहा था तो वहाँ पे ये सामने आया कि लॉकर को भी हम लोग डिजिटलाइज करने वाले हैं। तो कुछ चिंता जो उन लोगों के लिए है जो लोग अभी भी इतना स्मार्टफोन यूज़ नहीं करते हैं, जो कि 60+ हैं, बट उनके पास, जैसे कि हमने भी बोला किरण मैम की, ऑर्नामेंट्स हैं उनके पास में, तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं वो अनसेफ ना हो, वो डरते हैं। तो क्या यहाँ पे प्रावधान दोनों चीज़ों का रहेगा और किस तरीके से वो कर सकते हैं? देखिए, सरकार जब भी कोई पॉलिसी लेके आती है, आप जानते हैं, इवन अभी हम जब मैनुअली लॉकर की भी बात करते हैं तो आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति उस लॉकर को एक्सेस नहीं कर सकता विदाउट डिपॉजिटर की कंसेंट के। सिमिलरली आप देखेंगे कि जब ई लॉकर की व्यवस्था होगी तब भी सरकार इस बात को इंश्योर करेगी कि
उनका जो भी डेटा है या जो भी वहाँ पर आर्टिकल्स रखे हुए हैं वो सेफ रहें और विदाउट कंसेंट ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक ना जाए। तो मुझे लगता है कि वो सारी सावधानी सरकार ने रखी होगी। बिल्कुल। किरण मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे मुझे याद है कि पहले के समय में ऐसा होता था कि हम पैसे बचाने के लिए घर में जो पॉकेट्स होती हैं, हस्बैंड की पॉकेट होती है, उसमें से हम बहुत आसानी से निकाल लेते थे। बट जब से सब कुछ डिजिटल हो गया है तो हार्डली कैश रहता है। तो अभी बीइंग एक वुमेन, आपको क्या लगता है कि हम कैसे उसको, हमारे लिए कितना डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो गई है कि अगर सब कुछ नहीं है, कैश नहीं है उनके पास में, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं? ये हाँ, तपस्या जी, ये बहुत अच्छा सवाल था। प्रॉब्ली मुझे ये लगता था पहले ना बहुत इजीली हम छुपा के चीज़ें बहुत इजी रख सकते थे। हाँ, मतलब जो भी हैं घर में, दे डोंट इवन नो कि किसी को कुछ पता नहीं चलता था कि हमारे पास कितने हैं। पेरेंट्स ने जितना दिया वो थोड़ी सेविंग्स, प्लस छोटी छोटी जो कल्चरल होली दिवाली पर इतनी जो सेविंग्स हो जाती हैं। बट आज ये सब पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि सब इतना डिजिटलाइज हो रहा है। प्लस डिजिटलाइज तो ठीक है, उसके अलावा एक गृहिणी को आज मोबाइल की बहुत मतलब एक मोबाइल इज़ इम्पोर्टेंट। तो इनफैक्ट हमारे मतलब फाइनेंशियली देखें तो एक मीडियम क्लास फैमिली के लिए हर एक जने का मोबाइल होना इज़ नॉट ईजी। तो कहीं ना कहीं ये सेविंग्स बहुत मुश्किल हैं आज के ज़माने में। मैं बता रही हूँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट। हाँ, और हस्बैंड्स के लिए बहुत पॉजिटिव है कि सब डिजिटल हो गया है तो उनके पास से कैश नहीं है और चोरी के जो प्रावधान थे जो पत्नियां करती थी वो भी कहीं ना कहीं कम हो गई है। इसी के साथ में मैं यहाँ पे हेमंत जी आपसे जानना चाहती हूँ, सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट वर्ग जो है हमारा वो है किसान। क्या कुछ खास किसानों के लिए है? ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए क्या कुछ नया प्रावधान है जिसमें कि वो और अपनी इकोनॉमी को बेटर कर सकते हैं और हमारे ग्लोबल इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन कर दे सकते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। चूँकि हमारा प्रोग्राम ग्रामीण परिवेश में देखा जाता Correct. है तो बड़ा रिलेवेंट प्रश्न है। देखिए कि सरकार ने इस बजट में हमारे किसानों के लिए और ग्रामीण परिवेश में क्या किया है। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार ने इस बार 20 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किसानों को ऋण के लिए दिया गया है। और एक और बात इस बजट में कही गई है, आपने सुना होगा कि बजट में सप्तऋषि की बात हुई थी। और सप्तऋषि मतलब सरकार की प्रायोरिटीज़ क्या है। तो सरकार की प्रायोरिटी नंबर 2 जो सरकार ने इस बजट में दी है उसमें लिखा है रीचिंग एट लास्ट माइल। रीचिंग एट लास्ट माइल का मतलब है कि सरकार चाहती है कि हमारी पहुंच गांव के इंटीरियर तक हो। देखिए, आपको पता है कि हमारे यहाँ खाद्यान्न पैदा होता है गाँव से, लेकिन वो खाद्यान्न शहरों तक नहीं पहुँच पाता। कारण ये है कि रोड नहीं है, पानी गिर जाता है तो रोड बंद हो जाते हैं, कनेक्टिविटी टूट जाती है। तो सरकार ने इस बार इस बात की प्रायोरिटी दिया है कि हम गांव के आखिरी छोर तक पहुंचे। दूसरी बात, सरकार ने किसान को सिर्फ फार्मिंग तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं किया है। सरकार का सोच है कि फार्मर सिर्फ फार्मिंग करके अपनी फसल को ना बेचे, बल्कि वो अपने उद्योग लगाए, उसको सेमी प्रोसेस करके बेचे। उससे खाद्यान्न का रेट भी अच्छा मिलेगा और उसकी लाइफ भी बढ़ेगी। देखिए, हमको मालूम है कि गन्ना अगर हम उगा रहे हैं तो गन्ना बहुत जल्दी सूख जाता है, लेकिन अगर हम उसको प्रोसेस करके बेचेंगे तो डेफिनेटली उसकी लाइफ भी बढ़ेगी और हमको प्राइस भी ज़्यादा मिलेगा। टमाटर है, आप टमाटर को प्रोसेस करके केचप बना लीजिए, तो इससे 2 फायदे होंगे। देखिए, जो हमारे ग्रामीण परिवेश है वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। अभी हमने कोरोना में भी देखा कि लोग के पास में जब लॉकडाउन लगा तो शहरों में एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया। करेक्ट। जब शहरों में एम्प्लॉयमेंट खत्म हुआ तो लोग शहरों से गांव की तरफ माइग्रेट हुए। जब शहर से गांव की तरफ माइग्रेट हुए तो अल्टीमेटली लोगों को गांव में एम्प्लॉयमेंट कुछ था नहीं, तो वो क्या करते थे। तो ये जो 2 साल का कोरोना का टाइम था बड़ा टफ टाइम था। तो सरकार ने इस बात को समझा और कोशिश कर रही है सरकार की हम गाँव में नई इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ देखें, लास्ट माइल तक पहुंचे और गांव में ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, जिससे कि गांव के लोगों को शहर आने की ज़रूरत ना पड़े। तीसरी बात, सरकार ने लगभग 1 करोड़ फार्मर्स के लिए जो प्राकृतिक खेती है, इस बजट में सरकार ने ये प्रावधान रखा है कि हम 1 करोड़ फार्मर को प्राकृतिक खेती के लिए ट्रेंड करेंगे। इसी पर्पज़ के लिए उन्होंने लगभग 30,000
इंस्टीट्यूशन जो प्राकृतिक खेती के लिए ट्रेनिंग देने का काम करेंगे, उसका प्रावधान भी सरकार ने इस बजट में रखा है। तो मुझे लगता है कि ग्रामीण लोगों के लिए, ग्रामीण परिवेश के लिए, किसानों के लिए सरकार ने काफ़ी सारे कदम इस बजट में उठाए। अभी बहुत खास एक बोला जाए कि बहुत ही छोटे छोटे शब्दों में अगर जाना जाए, क्या महंगा क्या सस्ता, जनता को सिर्फ इसी बात से मतलब है। तो अगर मैं पूछूं क्या महंगा क्या सस्ता, तो आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, हम नॉर्मली बजट को इसी तरीके से देखते हैं कि हमने क्या पाया और क्या खोया। एग्जैक्टली। देखिए, हम जैसे घर इसको का हम जरूर जानेंगे, लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहती हूँ दर्शकों, हमारा कार्यक्रम जो है सजीव फोन इन, यानी कि आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से। बहुत ही खास विषय पे आज हम चर्चा कर रहे हैं, आप ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट से जो आप प्रश्न करना चाहते हैं उसका उत्तर आपको यहीं मिलेगा। इसी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्या महंगा क्या सस्ता? देखिए, मैंने अभी बताया कि हम लोग बजट जब भी आता है इसी नज़रिए से देखते हैं, लेकिन हम जिस जगह पर बैठे हैं हमको देखना होता है देश कैसे चलेगा। क्योंकि जैसे हम घर का बजट बनाते हैं, हमारा वित्त मंत्री देश का बजट बनाता है। तो आप अगर देखेंगे, ओवरऑल बजट को देखेंगे, तो बजट में नॉर्मली देखने को आता है कि कुछ बढ़ता है कुछ घटता है, बट एक आम आदमी के पास लगभग मोरलेस सेम इफेक्ट होता है। तो अगर आप जहाँ तक बात कर रहे हैं कि क्या बढ़ा और क्या घटा, तो सरकार ने डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए डिजिटल इक्विपमेंट्स को सस्ते किए हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि सरकार को जरूरी भी है उस दिशा में कदम उठाने का, जहाँ पर एक आम पब्लिक जिन चीज़ों को यूज़ करती है करेक्ट, उनको हम मिनिमाइज करें। तो अभी जो अपेक्षा हमारी सरकार से थी कि इस बार चूंकि क्रूड सस्ता हो रहा है और हमारी पूरी जिंदगी या हमारा पूरा देश है वो चलता है ट्रांसपोर्टेशन पर, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जब क्रूड सस्ता हुआ है तो सरकार को पेट्रोल डीजल के रेट में कमी करने की संभावनाएं हैं और करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो भी सामान हम खरीद रहे हैं उसकी कॉस्ट को मिनिमाइज किया जा सके। देखिए, जब आप जानते हैं कि हर चीज़ में ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो जो भी कीमतें टैक्स के कारण बढ़ रही हैं, अगर हम उसको मिटिगेट करना चाहते हैं तो उसको मिटिगेट करने के लिए ज़रूरी है कि सरकार ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को कम करे, तो हमारे बजट, घर का बजट भी सुधरेगा और देश का विकास भी। बिल्कुल। किरण जी, मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहती हूँ कि अभी अगर जो न्यू जनरेशन है वो बहुत कम इम्पॉर्टेंस देती है सेविंग पे, स्पेशली जो न्यूली गृहिणी है, जो अब जो एक अपने उसमें आई हुई हैं अपने एक शादी के बाद में, तो आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? क्योंकि जिस तरीके से आपने सेविंग करके आगे आपने कारवा बढ़ाया, कोविड के समय में वो पैसा बहुत काम आया है, देखा गया ये जो सेविंग की गई थी। अब लेकिन जो न्यूली वुमेन्स हैं जो नहीं करती हैं, आप उनको क्या मैसेज देंगे? ये मेरा आखिरी प्रश्न है आपसे। एक्चुअली आज की नारी जो है वो 21वीं सदी की है, तो मैं ये बोलती हूँ कि हर कोई आज इतना एजुकेटेड तो है कि जॉब भी कर सकता है। तो मैं ये मुझे ये लगता है कि एक फैमिली को चलाने के लिए उसके 2 हाथ ऑलरेडी हैं, तो 2 हाथ और बढ़ जाएं तो ज़्यादा बेटर है। आज सेविंग्स बहुत मुश्किल है करना, बट हाँ, एज अ लेडी मुझे भी ये लगता है कि कहीं ना कहीं मैं एज अ फैमिली को हेल्प कर सकती हूँ, तो आई एम फाइन, वेल एजुकेटेड। बट बाकी भी आज कोई कम नहीं है, आज 70% है एजुकेशनल लेवल, तो वाई नॉट, मतलब काम करें और खुद इंडिपेंडेंट हो, वो बहुत ज़रूरी है। और कहाँ पे हमें खर्चा करना है, कहाँ नहीं करना है, इसकी भी समझ होते हुए अगर हम अपने एक एक पाई को बचाते हैं तो वहीं से ही हमारा महल शुरू खड़ा हो जाता है। इसी के साथ में यहाँ पर हमारे बीच में श्रीमती किरण पुरसवानी थी, उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। आप गृहिणी और समाज सेवी हैं और इसी के साथ में आप यहाँ पर आए समय निकाल के, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दर्शकों, हम आपको जैसे कि मध्य प्रदेश बहुत ही खास चीज़ों को दिखाता है, बहुत खास जगह है मध्य प्रदेश में, ऐसे ही हम पर्यटन के हमारे एक जो सेगमेंट है उसमें हम मध्य प्रदेश की एक ऐसी खास जगह पे आपको लेकर जाते हैं जहां हम जाना चाहते हैं, जिस शहर को आप जानना चाहते हैं। तो देखते हैं आज कुछ क्या खास है हमारे सेगमेंट पर्यटन में। आइए चलते हैं। लेपल निकाल दीजिएगा। मालवा के पठार और अरावली की श्रृंखलाओं का सेतुबंध नीमच, मालव और मेवाड़ी संस्कृति का मिलन बिंदु नीमच, एक जीवंत शहर, ऐसा शहर जिसके सीने में पोशीदा है ताम्रकाल के अंधेरों से समकाल के उजालों तक के रहस्य। सुंदर वट वृक्षों से आच्छादित शहर जिसकी जड़ों से तने निकलते गए और कालातीत इतिहास रचते गए।
समुद्र तल से 468 मीटर ऊपर बसे इस शहर के वृक्ष अपनी वयोवृद्धता का पता खुद देते हैं और हर मौसम की खूबसूरतियां रचते रहते हैं। कांधका का प्राचीन ताम्रपत्र बताता है कि इसे मीणा जनजाति ने बसाया था। जनश्रुति है कि ये तब मीणच था जिसे मुक्सुक ने मीमच और फिर नीमच बना दिया। लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में यानी 19वीं सदी के आरंभिक वर्षों में सरकश राजपूतों, मराठों और पिंडारियों के दमन के लिए नीमच में एक किला बना, एक छावनी बनी। ये वही किला है जहां से 1857 में मालवा मेवाड़ के क्रांतिकारियों की मदद से जनसेना ने अंग्रेजों को खदेड़ दिया था। किसी शहर की नब्ज को टटोलने के लिए उसके पुराैतिहासिक महत्व और इतिहास को जानना जरूरी है और इसीलिए हम पहुंचे नीमच से सटे बरूखेड़ा में। यहाँ शैव, शाक्त और वैष्णव मंदिरों की काल के थपेड़ों से बची एक छोटी सी मंदिर श्रृंखला भी है। खाली खाली ताक बता रहे हैं कि ये वैभवपूर्ण मंदिर मूर्ति चोरों और तस्करों का स्वर्ग भी रहे हैं। काश हमारे लोग को पुरा संपदा के संरक्षण का महत्व समझाया गया होता। मंदिरों को मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग ने संरक्षित स्मारक घोषित किया है। विभाग द्वारा मंदिरों का जीर्णोद्धार भी किया गया है, लेकिन प्राचीन स्मारकों के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं। जगह जगह सीमेंट के थक्के नजर आते हैं। ऐसे शिलाखंड भी जोड़े गए हैं जिनके परिरूप मंदिरों के कालखंड के बहुत बाद के हैं तथा उसके स्थापत्य की लय से अलग नजर आते हैं। मंदिरों पर उड़ीसा के मंदिरों के शिखरों और ग्वालियर के सहस्रबाहु या सासबहू के मंदिर शिल्पों की छाप नजर आती है। मंदिर क्रमांक 1 शिव मंदिर है जिसमें सबसे अधिक छेड़छाड़ हुई है। रखरखाव भी अच्छा नहीं है। विनाशकारी वनस्पतियां मंदिर को नुकसान पहुंचा रही हैं। मंदिर क्रमांक 2 के गर्भगृह द्वार पर कलात्मक अंकन है जिनकी तुलना खजुराहो या कोणार्क के मंदिरों से की जा सकती है। तो दर्शकों पुनः स्वागत है आपका। हम आपको लेकर गए थे पर्यटन के सेगमेंट में जिसमें हमने आपको बहुत ही खास जगह आपको दिखाई थी और इसी के साथ में वक्त हो गया है मेहमान से मिलवाने का। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गायक हमारे बीच में हैं जो कि उज्ज्वल कटारे जी हैं जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए हम उनका स्वागत करते हैं। उज्ज्वल जी आपका स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। आप गायक हैं और हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आप कब से गायकी में हैं? मैं बचपन से ही शौक था। अरे वाह। लेकिन मैं कोई सा भी गाना गाता था मेरे दादाजी और मेरे ताऊ जी अंकल सब डांट देते थे मुझे। मेरी मम्मी मेरे को डांट देती थी, मैं बड़ों के सामने गाता था तो। अच्छा, अभी लेकिन आप बहुत अच्छा गा रहे हैं तो अब आपको क्या लगता है कि एक टर्निंग पॉइंट, एक कुछ बदलाव आया है? हाँ बदलाव आया है। मैं 2005 से सीख रहा हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो हम सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे क्योंकि हम यहाँ पे चर्चा तो कर ही रहे हैं छोटी छोटी बचत कैसे कारगर है और हमारे साथ लगातार बने हुए हैं हेमंत जैन जी क्योंकि जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। हम आपसे तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हमारे बीच में जो गायक मेहमान के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप क्या सुनाना चाहते हैं हमारे तमाम दर्शकों को? भजन गजल। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हम चाहेंगे आप पेश करें। अभी तो मैं भजन ही गा रहा हूँ। जी जी, भजन गाइए आप। इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भजन, हम सब जानते हैं कि हमारे भारतीय संस्कृति में कहा जाता है दिन की अगर शुरुआत करते हैं तो ईश्वर का नाम लेते हैं। भजन अगर घर में होते हैं तो पॉजिटिव माहौल होता है। आइए क्या कुछ सुना रहे हैं उज्ज्वल जी, सुनते हैं, सुनाइए।
कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। बिल्कुल, बहुत सुंदर। आपने बहुत अच्छा कृष्ण जी का जो भजन है वो आपने गाया। हम दूसरा ज़रूर सुनेंगे। इससे पहले कि मैं यहाँ पे चर्चा करना कौन चाहूँगी, कहते हैं भगवान। बहुत अच्छा, हम दूसरा ज़रूर आपसे सुनेंगे, लेकिन यहाँ पे हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। हेमंत जी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, जैसे कि यहाँ पे उज्जवल जी भी युवा हैं, बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं होती हैं जब बजट पेश होता है युवाओं को, तो आपको क्या लगता है कि युवाओं के लिए क्या कुछ नया बजट में देखने को दिखा? देखिए, आप जानते हैं कि वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन इंडिया के पास में हाँ जी, है ना, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। करेक्ट। तो सरकार की ये मंशा है कि जो हमारी सबसे बड़ी युवा रिसोर्सेस है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके। तो सरकार ने इस बजट में 3-4 बड़े कदम उठाए हैं जो युवाओं के स्किल डेवलपमेंट को लेकर हैं। आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पहला चरण पूरा कर चुका है, दूसरा पूरा कर चुका है, तीसरा पूरा कर चुका है, अब चौथा चरण सरकार ने इस बजट में लॉन्च किया है। इस कौशल योजना में सरकार ने कोशिश किया है कि हम जो भी हमारी युवा वर्ग हैं उनको हम प्रशिक्षित करें, स्किल जो उनके पास है उसको और आगे बढ़ाएं, क्योंकि आपको पता है कि स्किल तभी बढ़ सकती है जब प्रशिक्षण उसके साथ में हो। तो सरकार ने बहुत बड़े कदम इस बजट में उठाए हैं और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात सरकार ने इस बजट में की है युवा वर्ग के लिए। देखिए, अभी एक गैप हमारे बीच में था जिसकी ब्रिज बनाने की कोशिश सरकार ने की है। वो जो ब्रिज की ज़रूरत क्यों पड़ा, देखिए कि सरकार के पास में स्किल युवा भी है, हमारे पास में एमएससी में भी हैं, बड़े उद्योग भी हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में जो जॉब सीकर्स हैं उनको नहीं पता कि हमारी रिक्वायरमेंट किसको है। तो सरकार ने इस बार एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात की जहां पर हम दोनों लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। युवा वर्ग अपना रजिस्ट्रेशन इस प्लेटफॉर्म पर कर पाएंगे, जो स्किल उनके पास में वो उस स्कीम को वहाँ स्किल को लोड कर सकते हैं, और एमएसएमई को भी प्लेटफॉर्म दे दिया है कि आप भी वहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाए, अपनी रिक्वायरमेंट दे दें कि आपको किस तरह के स्किल युवाओं की ज़रूरत है। जब दोनों आमने सामने हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि जो हमारी आज एम्प्लॉयमेंट की बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे बेरोजगारी है, इस प्लेटफॉर्म के आने के बाद रोजगार लोगों को भी इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस प्लेटफॉर्म के जरिए वो उन एमएसएमईज में अप्लाई कर सकते हैं, जो स्किल उनके पास में है उस स्किल को उस एसएमई के पास तक पहुँचाया जा सकता है। बिल्कुल। तीसरा बड़ा सरकार का जो फैसला इस बजट में लिया गया है कि उन्होंने हमारे युवा को सिर्फ नेशनल अप्रोच ना रखें, बल्कि उनकी पहुंच इंटरनेशनल होनी चाहिए। तो सरकार ने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स बनाने की घोषणा किया है, जो कि अलग अलग राज्यों में इन सेंटर्स की स्थापना की जाएगी। लगभग आप सरप्राइज होंगे कि सरकार ने 30,000 सेंटर्स खोलने की बात यहाँ पर
की है, 30 स्किल सेंटर्स खोलने की बात सरकार ने की है। इस सेंटर्स का एक ही मुख्य उद्देश्य है कि हमारे लोगों के पास में जो ज्ञान है बिल्कुल, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक पहुंचे, वो सिर्फ हमारी देश की सीमा तक न रह जाए। बहुत बढ़िया। चौथा इम्पॉर्टेंट कदम जो हमारे युवा वर्ग के लिए सरकार ने उठाया है, वो सरकार ने जो हमारे युवा वर्ग हैं जो स्टार्टअप की तरफ मूव करना चाहते थे, कि उनके सामने एक बड़ा प्रश्न होता है कि जब हम स्टार्टअप के लिए काम करेंगे तो हमारी सोर्स ऑफ इनकम क्या होगी, क्योंकि पहले दिन से स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स अर्निंग करने वाले नहीं होते हैं। तो सरकार ने इस प्रयास के लिए कि जो युवा वर्ग है जो स्टार्टअप पर काम कर रहा है उसके पास में एक इनकम कहाँ से आए, तो लगभग 47 लाख युवाओं के लिए सरकार ने इस बार स्टाइपेंड देने का प्रावधान भी इस बजट में रखा है कि हम अगले 3 सालों में लगभग 47 लाख युवाओं को हम स्टाइपेंड देने का काम करेंगे। तो सरकार ने युवाओं के लिए काफ़ी सारे प्रोत्साहन इस बजट में बहुत बढ़िया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि युवा विकास करेगा तभी ही देश हमारा आगे तरक्की करेगा, विकास करेगा। इसी के साथ में हम उज्जवल जी अगला हम चाहेंगे कि आप क्या पेश करने वाले हैं हमारे तमाम दर्शकों के लिए, क्या सुनाना चाहते हैं आप? अगला यही भजन और गजल। मैं चाहूँगी कि आप पेश करें कौन सा भजन? जो भी आप चाहते हैं कि आप दर्शकों को सुनाना चाहते हैं वो आप पेश करिए। और इसी के साथ में जिस तरीके से उज्जवल जी यहाँ पे अपने भजन को दिखा रहे हैं, जिससे पहले उन्होंने सबसे पहले उन्होंने कृष्ण का एक प्रेम दिखाया अपनी माँ के लिए, और अगला भी जो उनका है वो भजन ही है, तो हम जानना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे कि कितना खास वो भजन हमारे लिए होने वाला है। और इसी के साथ में हम बजट पे जो चर्चा कर रहे हैं वो भी बहुत खास है। इसी के साथ में जैसे कि हमने बजट पे लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, युवाओं को भी हमने देखा, आइए हम सुनते हैं क्या कुछ खास है भजन में। मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण, ओ मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण, सारे राग विराग हुए अब, मोह सारे त्याग हुए अब, सारे राग विराग हुए अब, मोह सारे त्याग हुए अब, एक यही मेरा बंधन, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन बहुत बढ़िया, तेरी शरण। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने ये वाला भजन हमको सुनाया। हम और भी आपसे सुनेंगे, अभी के लिए इस भजन को हम इतना ही रोकते हैं और यहाँ पे हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। सर, इस बजट में एक बहुत खास नारा दिया गया, सहकार से समृद्धि का नारा। हम उस पर चाहेंगे कि क्या आप उसके बारे में डिटेल में बताना चाहते हैं, उस पर प्रकाश डालिए। देखिए, इस बजट में सरकार ने एक जो वर्ग हमारा काफ़ी पीछे था, सरकार ने पहली बार उस पर ध्यान देने की कोशिश किया है। सहकार से समृद्धि का मतलब है, देखिए, कि हम सब मिलकर काम करें, और इस कंसेप्ट पर जो लोग काम करते हैं उनको हम सहकारी समितियों के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो सहकारी समितियों को जो टैक्स बेनिफिट प्लस डेवलपमेंट की बात थी वो इस बजट में सरकार ने शामिल की है, और पहली बार ये नारा सरकार ने दिया है कि हम सहकार से समृद्धि लाना चाहते हैं। तो वो क्या कदम है जिससे सहकार से समृद्धि आएगी? तो सरकार ने पहली बार हमारी जो भी मैन्युफैक्चरिंग सहकारी समिति हैं जिनका गठन 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच में होने वाला है, उन लोगों को केवल 15% ऑफ इनकम पर टैक्स देना है। अदरवाइज आप देखेंगे तो हमारे हाईएस्ट टैक्स रेट है 30%।
तो सहकार से समृद्धि का मतलब है सरकार चाहती है कि हमारी सहकारिता के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रहे और उसका यूटिलाइजेशन वो अपने व्यापार में ही करे। अगर टैक्स के रूप में बाहर चला जाएगा तो देखिए पैसा इन्फ्लो नहीं हो पाएगा। करेक्ट। तो सरकार ने पहली बार बड़ा अच्छा प्रयास किया है कि हम सहकार से समृद्धि लाना चाहते हैं और एक मैसेज छोड़ना चाहते हैं कि अब गांव में इंडिविजुअली लोग काम ना करें बल्कि एक समिति बनाए और समिति में रहकर काम करें, जिससे देश में उनका तो विकास होगा ही होगा, हाँ। प्लस देश का भी विकास होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात यहाँ पे आप कह रहे हैं कि हम प्रॉपरली जो एक चैनलाइजेशन है मनी का, वो हम प्रॉपर उसको यूज़ कर पाएँ और वहीं के वहीं हमारा यूज़ होगा, सो दैट कि वो कहीं बाहर ना जाए। ये बहुत अच्छा यहाँ पे जो नारा दिया गया है वो बहुत ख़ास है, सहकार से समृद्धि तक। इसी के साथ में उज्ज्वल जी, आखिरी गाना हम चाहेंगे कि आप क्या पेश करना चाहते हैं हमारे तमाम दर्शकों के लिए? चुपके चुपके सखियों से। हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ पर हम लगातार सुन रहे हैं उज्ज्वल जी को, वो बहुत ही खास भजन हमारे सामने पेश करते आ रहे हैं और इसी के साथ में एक गाना भी वो पेश कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि उसके बोल क्या हैं वो भी हम जानें और उनका जो गाना है वो भी हम चाहेंगे कि आपके सामने जल्दी से जल्दी हम पेश करें। और इसी के साथ में जो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं हेमंत जी से, वो बहुत ख़ास है क्योंकि बजट 2023 का हम सब जानते हैं कि वो हमारे भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा कदम है। और इसी के साथ में हम सुनते हैं उज्ज्वल जी को। जी उज्ज्वल जी। चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना भूल गई। चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना भूल गई। मुझको देखा पनघट पे तो, मुझको देखा पनघट पे तो पानी भरना भूल गई। चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना भूल गई। पहले शायद उसको मेरे चेहरे का अंदाज ना था। पहले शायद उसको मेरे चेहरे का अंदाज ना था। मुझसे आंखें टकराई तो, मुझसे आंखें टकराई तो खुद पे मरना भूल गई। चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना भूल गई। चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना बहुत भूल बढ़िया गई। उज्ज्वल जी, बहुत अच्छा आपने ये गीत हम सबके सामने पेश किया और आप समय निकाल कर यहाँ पर आए, वो भी बहुत बहुत हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन इससे पहले यहाँ पे हम चर्चा कर रहे थे हेमंत जी से। हेमंत जी, जैसे कि हमने अभी इतना कुछ हमने चर्चा करी यहाँ पे बजट को लेकर, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि जब तक टैक्सेशन जो हमारा होता है, जो भी हम रिटर्न फाइल करते हैं, वो समय पर अगर नहीं करेंगे तो इन सारी व्यवस्थाओं को हम कहीं ना कहीं पे जो हमें लाभ मिलना चाहिए, हम कहीं ना कहीं पे अछूते हो जाते हैं। क्योंकि सरकार को अगर हम नहीं सपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हम भी जिम्मेदार हैं इसके लिए। तो उसके लिए आप क्या कहना देखिए, चाहेंगे? बहुत अच्छा मैसेज आपने देने की कोशिश की है। जो भी प्रावधान सरकार बनाती है, मैं हमारे दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि कंप्लाइंस बहुत ज़रूरी है। देखिए, आजकल आप दूरदर्शन पर, आकाशवाणी पर एक ऐड देखते होंगे जिसमें
वो रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी आपके रिटर्न्स हैं वो आप टाइम पर भरें, क्योंकि जो भी पैसा रिटर्न के थ्रू सरकार के पास आता है वो जन कल्याण योजनाओं में ही लगता है। तो दर्शकों को, चाहे वो हमारा इनकम टैक्स हो, चाहे हमारा जीएसटी हो, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स हो, क्योंकि हम देखते हैं कि लोग, सबसे बड़ा परेशानी हमारे देश में है कि लोग टैक्स को सेकेंडरी रख के चलते हैं, जो कि सरकार की योजनाओं के लिए सबसे अहम है। देखिए, हम हर बार देखते हैं कि हमारा जो बजट आता है वो डेफिसिट के साथ आता है, और डेफिसिट का बहुत बड़ा रीज़न है कि कर का कलेक्शन टाइम पर नहीं होता है। तो जनता को मैं मैसेज देना भी चाहता हूँ कि कोशिश करें कि हम अपना रिटर्न टाइम पर दाखिल करें, जिससे कि न केवल सरकार का जन कल्याणकारी योजनाओं में पैसा लगेगा, बल्कि कई सारे बेनिफिट्स हैं जो हम लेट रिटर्न फाइल करने के कारण नहीं उठा पाते हैं। जैसे मैं अभी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 21-22 गया है, उसमें जिन लोगों ने भी लेट रिटर्न फाइल किया था उनको नई कर प्रणाली का बेनिफिट नहीं मिला था। इसके अलावा भी हमारे आयकर अधिनियम में ऐसे कई सारे प्रावधान हैं जहां पर कहा गया है कि आपको रिटर्न टाइम पे फाइल करना है। अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करेंगे तो सर्टेन बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो आपने बहुत अच्छा मैसेज पब्लिक को दिया है कि कोशिश किया जाए कि सभी लोग अपना आयकर रिटर्न या अन्य जो भी टैक्सेशन है वो टाइमली जमा करें और उससे होने वाले फ़ायदों का भी लाभ उठाएं। बिल्कुल। आखिरी हम एक गाना ज़रूर सुनना चाहेंगे उज्जवल जी, गज़ल जो भी आप हमको सुनाना चाहते हैं। हम चाहेंगे कि तमाम दर्शक इंतज़ार भी कर रहे हैं कि वो गज़ल आप पेश करें उनके आगे, तो आप क्या सुनाना चाहते हैं? ये मेरे खत का जवाब है। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि आप सुनाइए। इसी के साथ में जैसे कि यहाँ पे हेमंत जी भी बोल रहे हैं लगातार कि हमको अपने जो रिटर्न फाइल करना होता है उसको हम समय पे अगर करते हैं तो ही हम इन सभी, बजट तो हमको सरकार दे देती है, बहुत बेहतर सोचती है, लेकिन हमारा उसमें योगदान बहुत अहम होता है। आइए हम सुनते हैं उज्जवल के द्वारा गज़ल। का जवाब आया, क्यों मेरे खत का जवाब आया, क्यों मेरे खत का जवाब आया, लिफाफे में एक गुलाब आया, क्यों मेरे खत का जवाब आया, क्यों मेरे लिफाफे में एक गुलाब आया, क्यों मेरे खत का जवाब आया। बिल्कुल उज्जवल जी, यहाँ पे समय की थोड़ी कमी है और हम चाहेंगे कि इस गाने को हमें यहीं पे रोकना पड़ेगा, क्योंकि आपने बहुत अच्छा गा रहे हैं, लगातार हम आपको सुनना चाहते हैं, लेकिन समय की कमी के कारण हमको यहाँ पे इस आपके जो बहुत अच्छा आपने जो गज़ल यहाँ पेश किया वहाँ पे हम रुकना चाहेंगे। और इसी के साथ में आप यहाँ पे समय निकाल कर आए, हमारे साथ में मौजूद थे उज्जवल कटारे जी, जो कि गायक के तौर पे हमारे साथ मौजूद थे, और इसी के साथ में एक्सपर्ट के रूप में चार्टर्ड अकाउंटेंट हेमंत जैन जी थे। यहाँ पर आप दोनों समय निकाल कर आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हमने छोटी छोटी बचत कैसे कारगर होगी और नया बजट 2023 का, उस पर हमने विस्तार से चर्चा करी, और आप भी हमारे साथ जुड़े रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अगले अंक में, अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए, लेकिन आज के लिए ही बस इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए, हम फिर मिलते हैं, या अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।